हेलो एवरीवन, मैं आलोक उत्पल, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है मनी के बारे में। आज हम लोग मनी के मीनिंग और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मनी क्या होता है, उसके कार्य क्या हैं, उसके फंक्शन क्या हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा इसका डिटेल जानेंगे। क्या होता है मनी, उसके कार्य क्या होते हैं। ठीक है, तो मनी के बारे में आप लोग सब जानते हैं। मनी मीन्स क्या होते हैं, पैसे। अब किसी चीज अब ये आज के समय में मनी का क्या इंपॉर्टेंस है आप लोग को मालूम है। बिना मत कह सकते हैं कि बिना पैसे का कुछ नहीं है। ठीक है, तो यही इसी से आखिर मनी का मतलब क्या होता है, क्यों हम मनी को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, वो क्या क्या कार्य करते हैं, ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसी के विषय में आज हम लोग चर्चा करते हैं। कहा जाता है कि मनी मीन्स मनी इज एनीथिंग सर्विस एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो क्या करता है ये, मतलब कि आपका किसी भी चीज का अदला बदली का ये क्या है, एक माध्यम है। एक्सचेंज मतलब क्या बोल सकते हैं, अदला बदली। ठीक है, तो मनी क्या है, एक किसी भी चीज का विनिमय का अदला बदली का एक क्या है, माध्यम है। मतलब इसी के माध्यम से हम किसी चीज का विनिमय करते हैं, अदला बदली करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि मनी इज एनीथिंग सर्विंग एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कहता है कि मोस्ट डेफिनेशंस ऑफ मनी टेक फंक्शंस ऑफ मनी इज ए स्टार्टिंग पॉइंट, मनी दैट मनी डज अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वॉकर। मनी इज मनी डज, क्या करता है मनी, इसका मतलब क्या है कि मनी, दिस मीन्स दैट टर्म मनी शुड बी यूज्ड टू इंक्लूड एनीथिंग व्हिच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मनी। मतलब मनी ऐसे जो आपका किसी भी कार्य को करने के लिए क्या क्या मनी भी, मनी का कार्य जैसे कि क्या, दिस मीन्स दैट टर्म्स ऑफ मनी शुड बी यूज्ड। मनी को जो मनी का जो टर्म है, पैसे का जो टर्म है, कहाँ यूज करना चाहिए, तो इंक्लूड एनीथिंग विच परफॉर्म्स द, वैसा चीज जो मनी को कार्य को करता है, मनी के कार्य को परफॉर्म करता है, वैसा चीज क्या हुआ, वहां पे मनी टर्म यूज होता है। जैसे कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज में हो सकता है, किसी भी चीज को अदला बदली करने के लिए, विनिमय करने के लिए माध्यम हो सकता है। मेजर ऑफ वैल्यू, एक वैल्यू को मेजर कर सकता है। क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि मेजर ऑफ वैल्यू क्या होता है, यूनिट ऑफ अकाउंट क्या होता है मैडम, इसका हम लोग फंक्शन में जानेंगे क्या होता है ये सब। एक यूनिट ऑफ अकाउंट, यूनिट ऑफ अकाउंट को शो करता है। और भी बहुत सारा जो है मनी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, डेफिनेशंस में भी बहुत तरह के डेफिनेशंस हैं, अलग अलग तरह के, सबके अपना अपना जो व्यू है, अपने हिसाब से सब डिफाइन किए हैं। मिला जुला के बस एक ही बात है कि हम लोग कहते हैं कि मनी इज एनीथिंग सर्विंग एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट, ये सब क्या है, मनी के मीनिंग है। अब आते हैं इसके फंक्शंस में। ठीक है, जब हम फंक्शन से पहले एक बार और बात करते हैं, थोड़ा सा मनी को एक बार और डिटेल से जानते हैं कि मनी का क्या, क्यों हम लोग इतना इम्पोर्टेंस देते हैं मनी को। जब मनी प्रचलन में नहीं था, जब पैसे का कोई प्रचलन नहीं था कहीं भी, तो क्या होता था, बार्टर सिस्टम यूज किया जाता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, मान के चलिए किसी आदमी को एक किसी वस्तु की जरूरत है, तो वो किसी दूसरे आदमी को किसी और वस्तु को देकर उससे क्या कर लेता था, अदला बदली कर लेता था। इस सिस्टम बिना कुछ पैसा दे, वो क्या एक दूसरे से वस्तु का विनिमय करता था, अदला बदली करता था, एक्सचेंज करता था। ठीक है, इसलिए उस सिस्टम को बोला जाता था बार्टर सिस्टम। जैसे कि मान के चलिए दो आदमी हैं, ए और बी, कि ए को चाहिए चावल और बी को चाहिए गेहूं। तो क्या करते थे, ए को मान के चलिए चावल चाहिए, बी को गेहूं चाहिए। तो ए क्या करता था, बी को गेहूं देता था, बी क्या करता था, ए को चावल देता था। इस तरह क्या होगा, दोनों का पूर्ति क्या, दोनों क्या हो गया, जरूरत की पूर्ति हो गई वहां पे। तो इस सिचुएशन में
सबसे बड़ी बात है कि हम कितना क्या दें। बाटर सिस्टम में सबसे बड़ी बात है, क्या हम 1 केजी गेहूं के बराबर 1 केजी चावल में मेरा है उसी बराबर है क्या? एक मेजरमेंट, मेरा एक्यूरेट मेजरमेंट बाटर सिस्टम में नहीं पता चल पाता था। जबकि पैसे से आने से क्या हुआ कि एक क्या बोलते हैं, फिक्स मेजरमेंट हो गया, किसी भी गुड्स का एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट देने लगे हम लोग। क्या कहना देख, हम मनी के आने से किसी भी गुड्स की उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से उतना ही पेमेंट उसको किया जाता था, उतना ही पैसा दिया जाता था। तो यह मनी का ये इंपॉर्टेंस हुआ आने से। अब आते हैं फंक्शंस में। मनी को 4 मेजर फंक्शन में किए गए, उसके अंदर फिर सब टाइप्स ऑफ फंक्शन आ जाते हैं, सब टाइप आ जाते हैं। तो जो पहला फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन, दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन, तीसरा है कॉन्टीजेंट फंक्शन और चौथा है आपका अदर फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन के दो फंक्शन है, जैसे कि पहला है मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मनी एज ए यूनिट ऑफ वैल्यू। तो मनी क्या करता है, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी काम करता है और मनी एज ए यूनिट ऑफ वैल्यू भी काम करता है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे काम करता है, मैंने अभी बताया कि बाटर सिस्टम में किसी भी चीज को एक दूसरे को जरूरत के लिए हम वस्तु का अदला बदली करते थे, जबकि मनी के आने से ऐसा ये चीज खत्म हो गया। यहाँ पे क्या हुआ कि आप किसी भी चीज को एक सिंगल ट्रांजैक्शन से कर सकते हैं। अब डबल यहाँ पे बात आती है, जैसे कि यहाँ पे आपका एक चीज लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा कि बाय सर्विंग एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी रिमूव द नीड फॉर डबल कंसिडरेशन ऑफ वांट एंड इनकन्वीनियंस एंड डिफिकल्टी एसोसिएटेड विद बाटर। तब कि इसके मतलब क्या है, ये डबल कंसिडरेशन ऑफ वांट्स क्या हुआ? डबल कंसिडरेशन ऑफ वांट्स मतलब कि यदि हम दो लोगों के बीच कोई अदला बदली किसी चीज का कर रहे हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है कि वो दोनों के लिए वो जरूरत हो, किसी एक को जरूरत हो और दूसरे को नहीं हो, तो फिर वो अदला बदली नहीं हो सकता है। यही होता है डबल कोइंसिडेंस हो, मतलब कि दोनों की जरूरत चाहिए, हम उसको दे रहे हैं, उसको वो चीज चाहिए, हम उसे जो ले रहे हैं हमको वो चीज चाहिए, तभी क्या हो सकता है, वहां पे एक्सचेंज हो सकता है। तो ये बाटर सिस्टम की सबसे बड़ी डिफिकल्टीज थी वहां पे, जो ये मनी के आने से इस डिफिकल्टीज को दूर कर दिया गया। ठीक है, इस तरह से जितने भी डिफिकल्टीज मनी के आने से दूर कर दिया गया। हम किसी भी चीज को खरीदते, हम उसके बदले उसको पैसा दे देते, और मतलब हम किसी चीज को मान के चलिए खरीदते थे, और हम मुझे भी किसी चीज की जरूरत पड़ रही है, यदि हम किसी को चीज को बेचना रहता तो उसके बेचे हम उसके पैसा लेते और उससे चीज जो मेरा मन करता है उस खरीद, तो वो चीज हम खरीद सकते हैं। मतलब कि पैसे को हम स्टोर करके और भी अदर चीज खरीद सकते हैं। मेरा वो कंडीशन खत्म हो गया कि उसके पास वो रहेगा तो ही हम उससे अदला बदली कर सकते हैं। ये चीज मनी के आने से खत्म हो गया, इसलिए बोला गया कि मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अब आते हैं मनी एज ए यूनिट ऑफ वैल्यू। मैंने अभी पहले भी बताया कि पहले जो बाटर सिस्टम में था, किसी भी गुड्स का मेजरमेंट सही तरीके से नहीं होता था कि हम क्या मेजरमेंट लें, जैसे कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और पीस ऑफ वुड, मतलब किस तरह से उसका मेजरमेंट किया जाए, कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या होना चाहिए। ठीक है, अब मान के चले हम किसी भी गुड्स का अदला बदली कर रहे हैं, हम एक्सचेंज तो कर रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से उसका एक्यूरेट मेजरमेंट, उसके बदले हम कितना देंगे कि मेरा एक्यूरेट मेजरमेंट उसके बराबर हो जाएगा, तो ये चीज का पता बाटर सिस्टम में नहीं चलता था। लेकिन मनी के आने से क्या हुआ, उसका वैल्यू के हिसाब से उसके क्वालिटी के हिसाब से, उसके क्वांटिटी के हिसाब से क्या हुआ, वहां पे उस वस्तु का कीमत तय किया जाता है, उसके बाद उसको पेमेंट कर दिया जाता है। और यदि मुझे दूसरी चीज खरीदना है तो ये उसके कम वैल्यूएबल है, तो उसको हम कम पैसा देकर हम कुछ पैसा हम अपने पास सेव भी कर सकते हैं। तो मनी के क्या आने से क्या हुआ, एक यूनिट ऑफ वैल्यू का पता चला। मनी क्या काम करता है, तो एक यूनिट ऑफ वैल्यू के रूप में भी काम करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी आपको दिया है शायद। हाँ, मनी इज द स्टैंडर्ड ऑफ फॉर मेजरिंग वैल्यू, जैसे यार्ड और मीटर इज स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग लेंथ। मतलब होता है ना, कैसे लेंथ मेजर करते हैं,
जैसे कपड़ा लेना तो आप कैसे मिले बोला जाता है इतने रुपए मीटर है। आप कोई चीज सामान लेते हैं, मान के चलिए आप राशन की सामान लेते हैं, चीनी चावल, कैसे बोला जाता है कि ऐसे रुपए केजी है, 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, जब केजी में आता है तो क्या है, एक मेजरमेंट उसका एक्यूरेट पता चल रहा है। और भी कुछ लेते हैं, मान के चलिए कुछ और भी जिसका लेंथ में मेजरमेंट होता है तो उसको कैसे हम मीटर के हिसाब से लेंथ करते हैं, किलोग्राम में मेजरमेंट कर सकते हैं हम उसको, लीटर में मेजर कर सकते हैं, और भी बहुत तरीके हैं जिसको हम यार्ड में मेजर कर, बहुत तरह से मेजर है जिसको हम कर सकते हैं। तो इसे क्या है, यूनिट ऑफ वैल्यू, मनी एक यूनिट ऑफ वैल्यू की तरह काम करता है। अब आते हैं अब ये था प्राइमरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में पहला क्या कहता है, मनी एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या हुआ, देखिए मनी तो काम कर मानते हैं कि मनी का जो सेकेंडरी फंक्शन का जो है पहला फंक्शन वो कहता है मनी एक्ट्स एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट के रूप में मनी कार्य करता है। ठीक है, डेफर्ड पेमेंट मतलब होता है कि पोस्टपोन्ड पेमेंट, मतलब कि हम पेमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए आप कहीं से लोन लिए, अब पहले जो लोन लिया जाता था बार्टर सिस्टम के समय, उस सिस्टम में कैसे लोन हम ले सकते थे, मान के चलिए हम किसी चीज के लिए हम मान कैसे, अब किसी चीज उसको अब मान के चलिए हम किसी से गॉट लिए, गॉट में बकरी लिए, अब उसको हम जब लोन देने की भी बारी आई कुछ में तो उसको कैसे पेमेंट करेंगे, ये तो हमको नहीं पता। अब मान के चलिए गॉट ही पेमेंट करेंगे कि कैसे, मतलब एक एक्यूरेट नहीं मालूम चल पाता था कि कैसे करना है। लेकिन क्या कह रहा है कि इट वॉज ईजी अंडर वाटर टू टेक लोन इन गॉड और ग्रेन्स बट डिफिकल्टी टू, वही वही बात है कि पहले लोन तो लेना आसान था कि चाहे गोट हो चाहे ग्रेन्स हो, मतलब कि बकरी हो चाहे अनाज हो, आप लोन तो आसानी से ले सकते थे, लेकिन उसको रिपेमेंट करने में फ्यूचर में उसको काफ़ी डिफिकल्टीज आती थी, काफ़ी परेशानियाँ आती थी। तो इस डिफिकल्टीज को दूर करने में मनी का बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ पे मनी बहुत बड़ा कार्य करता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट को, ये रिपेमेंट ऑफ लोन को दूर करने में। मान के चले आपने किसी चीज को लोन लिया, फ्यूचर में किसी भी पेमेंट किसी समय पेमेंट करना चाहे तो आप मनी के रूप में पेमेंट आसानी से उसको कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और ये बहुत काम करता है एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट में। आपका यहाँ पे सब एग्जाम्पल दिया, आप जरूर इसको पूरा नोट्स जरूर पढ़िए, मैं एक बार ओवरव्यू समझा दे रहा हूँ, आप इसको जरूर डिटेल से पढ़िए, आपको एग्जाम्पल से सब कुछ यहाँ पे समझाया हुआ है। नेक्स्ट, मनी एज स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू क्या का, मनी एज ए मतलब मनी एक स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में भी काम करता है। कैसे, तो मनी को क्या कहते हैं, हम लॉन्गर पीरियड के लिए रख सकते हैं, जितना दिन चाहे उतना दिन रख सकते हैं। जबकि बात आती थी बार्टर सिस्टम में, तो हम जो भी गुड्स का आदान प्रदान ये जो भी कुछ भी होता था उसको हम लंबे समय तक नहीं रख सकते थे। जैसे हम किसी की चीज को देखकर मान के चले हम कुछ अनाज ही लिए, तो क्या वो अनाज हम अनाज हम लिए तो क्या हम उसको लंबे समय तक रख सकते थे, तो जवाब अगर नहीं, हम नहीं रख सकते क्योंकि वो खराब हो जाएगा, वो उसमें कीड़े लग जाएंगे। और भी है, जैसे कि मान के चलिए कोई जानवर वगैरह ही ले लेते हैं, किसी के बदले तो कितने दिन तक रह सकता है, बाद में उमर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह की परेशानियां आती थी वाटर सिस्टम में, जिससे हम किसी भी चीज को लंबे समय तक नहीं रख सकते थे, लॉन्गर पीरियड के लिए नहीं रख सकते थे। जबकि मनी को क्या कर सकते हैं, हम लॉन्गर पीरियड के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसलिए बोला जाता है मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, जितने समय तक चाहे, जितने लंबे समय तक चाहे आप इसको स्टोर कर सकते हैं, जब चाहे इसको यूज कर सकते हैं। इसमें कभी कोई, इसकी वैल्यू में कभी घटता नहीं, इसकी वैल्यू में कभी गिरावट नहीं आती है, कोई डिटोरिएशन नहीं आता है। ठीक है, मनी का कोई वेस्टेज नहीं होता है। तो ये कहता है मनी एक्ट एज स्टोर ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट है मनी एज ए ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ये सेकेंडरी फंक्शन का तीसरा फंक्शन है, सब फंक्शन है। अब मनी एज ए ट्रांसफर ऑफ वैल्यू क्या कहता है, अब कि वही बात है कि मनी एक ट्रांसफर, जो पैसा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू किसी वैल्यू के ट्रांसफर में ये के रूप में काम करता है।
तो कैसे काम करता है, मान के हम एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। हम कहते हैं कि मनी को पर्सन टू ट्रांसफर, मतलब आदमी टू आदमी ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर प्लेस टू प्लेस, जगह से एक जगह से दूसरे जगह पर हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे में मान के चलिए कोई व्यक्ति है, वो क्या किया, एक यहाँ पे, ए पर्सन होल्ड्स मनी इन कैश और एसेट्स कैन ट्रांसफर दैट टू एनी अदर पर्सन। कोई भी पर्सन अपने पैसे को या तो अपने पास रख सकता है, या फिर एसेट्स को अपने पास रख सकता है, या फिर उसको ट्रांसफर कर सकता है दूसरे व्यक्ति के पास। जैसे में ही कैन सेल हिज एसेट्स एट दिल्ली। मान के चलिए उसके पास कुछ एसेट्स, मान के चलिए उसके पास एक घर ही है, वो क्या करता है, उसको दिल्ली में सोल्ड कर देता है, ठीक है, और वो एक नया घर बेंगलोर में परचेज कर लेता है। तो क्या हुआ, एसेट सोल्ड किया किसी दूसरे व्यक्ति के पास, तो व्यक्ति टू व्यक्ति में भी ट्रांसफर हो गया। अब वो दिल्ली से बेंगलोर में क्या हो गया, तो उससे जो वो पैसा मिला, उस पैसे से वो बेंगलोर में जाके खरीदा, तो क्या हुआ, जगह से एक जगह से दूसरे जगह पे पैसा ट्रांसफर हो गया। तो यही कहा, इसीलिए कहते हैं कि मनी एज ए ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, एक जगह से दूसरे जगह, पर्सन टू पर्सन, दोनों में ट्रांसफर हो सकता है। अब आते हैं कॉन्टीजेंट फंक्शन। कॉन्टीजेंट फंक्शन में पहला फंक्शन क्या है, मनी एज द मोस्ट लिक्विड ऑफ एसेट्स। लिक्विड मतलब होता है कि तरलता। जो मनी है, जब जो भी सभी जो तरल संपत्ति होता है, जो तरल संपत्ति होती है, जो लिक्विड एसेट्स होते हैं, उसमें मनी सबसे तरल होता है, पैसा सबसे तरल होता है। जब जैसे कि इंडिविजुअल फॉर्म में होल्ड वेल्थ इन इन्फिनिटली वेरियस फॉर्म, बहुत से इंडिविजुअल हो या फॉर्म हो, अपने धन को विभिन्न रूपों में लंबे समय तक के लिए विभिन्न रूप में उसको क्या करते हैं, अपने पास स्टोर रखते हैं, अपने पास रखते हैं उसको। और वो जैसे कि एग्जांपल में चूज बिटवीन होल्डिंग वेल्थ, जैसे कि होल्ड क्या करते हैं, पैसा रख सकते, करेंसी मतलब मुद्रा रख सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट रख सकते हैं, टाइम डिपॉजिट हो सकता है, सेविंग बॉन्ड हो सकता है, ट्रेजरी बिल हो सकता है, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकता है, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकता है, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, ऑर्डिनरी शेयर, स्टॉक, कंज्यूमर गुड, प्रोडक्टिव इक्विपमेंट, बहुत सारी चीज हो सकते हैं। तो ये सब क्या है, लिक्विड फॉर्म ऑफ, सब क्या वेल्थ के लिक्विड फॉर्म में है, जो किसी भी समय पैसा में ट्रांसफर, किसी भी समय मनी में इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी समय मनी में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। इसलिए क्या, इसलिए बोला जाता है कि मोस्ट लिक्विड, इसलिए मनी को क्या बोला जाता है, सबसे लिक्विड, क्योंकि जब भी जरूरत पड़ता है तो क्या करते हैं, इसको मनी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए बोला जाता है कि मनी एज ए मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल लिक्विड एसेट्स। तीसरा, बेसिस ऑफ द क्रेडिट सिस्टम। तो ये क्या है, क्रेडिट सिस्टम का बेस भी है, इसका बेसिस भी है। क्यों है, एक एग्जांपल के तौर पे हम सब लोग समझते हैं। आप कॉमर्शियल बैंक जाते हैं, आप कॉमर्शियल बैंक से लोन, आपको लोन प्रोवाइड करती है कॉमर्शियल बैंक, लेकिन क्या उसके पास जितना पैसा है उतना पूरा लोन प्रोवाइड करती है, तो नहीं, उतना पैसा नहीं वो लोन प्रोवाइड कर सकती है। वो जितना भी पब्लिक डिपॉजिट आता है उसका पूरा का पूरा आप लोन नहीं प्रोवाइड कर सकती है। शायद आप लोगों ने कभी यदि क्रेडिट क्रिएशन के बारे में पढ़ा होगा, कॉमर्शियल बैंक, क्रेडिट क्रिएशन व कॉमर्शियल बैंक, तो एक फिक्स रेट होता है, रिजर्व जो सेंट्रल बैंक के द्वारा बोला जाता है कि एक फिक्स रिजर्व कॉमर्शियल बैंक को रखने के लिए बोला जाता है। तो कॉमर्शियल बैंक जब भी लोन देती है पब्लिक को, तो एक फिक्स परसेंटेज ऑफ रिजर्व अपने पास रख के क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है। तो ये क्या हो गया, मनी जो है क्या, एक क्रेडिट का जो ये लोन दे रहे थे, यह क्रेडिट है, तो ये क्रेडिट के लिए एक बेसिस भी है, इसलिए बोला जाता है कि बेसिस ऑफ द क्रेडिट सिस्टम। जैसे कि द क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन बाय बिजनेसमैन हैव ऑलवेज कैन गारंटी सपोर्टेड बाय देयर बैंकर। यदि आप क्रेडिट कोई लेते हैं बिजनेसमैन, तो क्या वो हमेशा किसी के द्वारा क्या होता है, गारंटीड होता है, किसी के द्वारा बैंक क्या करती है, उसे किसी के अलग से गारंटी लेती है। तो ये क्या बोल सकते हैं, एक क्रेडिट है आपका, बेसिस है क्रेडिट सिस्टम का। नेक्स्ट आ जाता है इक्वलाइजर ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज एंड प्रोडक्टिविटीज। अब ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में तो आप लोग बहुत जरूर जानते ही होंगे, आप इकोनॉमिक्स जरूर पढ़े होंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।
जब हम अपनी मार्जिनल यूटिलिटी को कैसे सेटिस्फाइड करते हैं, अपनी यूटिलिटी चीज़ को कैसे सेटिस्फाइड करते हैं। तो मान के चलिए हम किसी चीज़ को यदि हम कंज्यूम करते हैं तो हम कैसे करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, उसको पैसा से कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, पहले तो उसको कंपेयर करते हैं, सेटिस्फाई कर रहा है तो पहले उसको हम परचेज भी करेंगे, परचेज करने के लिए हमको उसको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कैसे उसको मनी के रूप में, उसको अपनी मार्जिनल यूटिलिटी को हम कैसे मनी के रूप में एक्सप्रेस करते हैं कि इतना रुपया हम खर्च किए तो हमको इतना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो वो क्या, अपना यूटिलिटी हम किसी मनी के रूप में एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए बोला जाता है कि मार्जिनल यूटिलिटी और गुड्स के बीच में क्या होता है, मनी क्या होता है, इक्वलाइज करता है, इक्वलाइजर होता है। उसी तरह जब हम प्रोडक्टिविटीज की में बात आते हैं तो प्रोडक्ट जैसे फैक्टर पेमेंट करते हैं हम किसी भी लेबर या किसी भी एम्प्लॉयज को, तो उससे क्या, जब उसको फैक्टर पेमेंट कैसे हम करते हैं, तो मनी के रूप में उसको करते हैं, मनी देते हैं, पैसा देते हैं। तो जितना पैसा देते हैं उसके जैसे काम से सेटिस्फाई होते हैं उसी हिसाब से उसको पैसा देते हैं। तो क्या प्रोडक्टिविटी कैसे मनी से उसको क्या कर रहा है, इक्वलाइज कर रहा है, उसके को एक्सप्रेस कर रहा है मनी में। इसलिए बोला जाता है कि इक्वलाइजर ऑफ मनी यूटिलिटीज एंड प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल यूटिलिटी और प्रोडक्टिविटीज को क्या करता है, मनी इक्वलाइज करता है। उसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। जब मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम में जब नेशनल इनकम पहले बार्टर सिस्टम में क्या, किसी के पास जो गुड्स रहता था, जो सामान रहता तो उससे नेशनल इनकम का मेजरमेंट बहुत ही मुश्किल था। लेकिन मनी से आने से क्या हुआ, जो भी आपके पास सामान है, जो भी कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है, जिस भी किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, किसी भी लोग का इनकम हो रहा है, उसको क्या एक मॉनेटरी वैल्यू में उसको एक्सप्रेस किया जाता है, मनी वैल्यू में उसको एक्सप्रेस किया जाता है, जिससे मनी के नेशनल इनकम के मेजरमेंट में क्या होता है, आसानी आ जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, यदि हम नेशनल इनकम को हम सिटीजन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि वेज में हो गया, रेंट में हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, कोई भी प्रोडक्शन के लिए जब ये हम फैक्टर के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको क्या करते हैं, मनी के रूप में करते हैं। ये उसको मनी के रूप में उसको पैसा क्या करते हैं, पेड करते हैं। तो मनी क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल के रूप में भी क्या करता है, हेल्प करता है। उसके बाद अदर फंक्शन में आते हैं, तो अदर फंक्शन में क्या है, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। आप देखे होंगे कि हम जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें मनी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम जब भी कोई मान के चलिए, एक एग्जांपल के लिए, यदि कार ही खरीदनी है या फिर कोई घर ही खरीदनी है तो उसके पहले क्या, हम अपना इनकम को देखते हैं कि मेरा इनकम क्या है, उसी के हिसाब से अपनी जो हम आगे की प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, अपने डिसीजन बनाते हैं। तो क्या करता है, मनी जो है डिसीजन को बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। और क्या, मनी एज ए बेसिस ऑफ एडजस्टमेंट। तो मान के चलिए आप कोई यदि आपकी कोई चीज़ ट्रेड करते हैं प्रॉपर मैनर में, तो किसी वो जो एडजस्टमेंट होता है तो क्या होता है, वो मनी के रूप में एडजस्टमेंट करते हैं। जैसे कि द एडजस्टमेंट बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट डन थ्रू मनी। मनी मार्केट हो या कैपिटल मार्केट हो, उन दोनों में एडजस्टमेंट क्या होता है, मनी के रूप में ही किया जाता है। या फिर फॉरेन एक्सचेंज हो, उससे भी क्या, हम मनी के रूप में ही उसको एडजस्ट करते हैं। कोई इंटरनेशनल पेमेंट हो, उसको क्या मनी के रूप में ही देते हैं। तो ये क्या करता है, मनी एक एडजस्टमेंट के बेसिस के रूप में भी काम करता है। तो ये था टोटल फंक्शन ऑफ मनी। हम लोग क्या पढ़े आज, मीनिंग ऑफ मनी एंड फंक्शन ऑफ मनी। फंक्शन के मेजर 4 टाइप के फंक्शन थे, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, कंटीजेंट फंक्शन एंड फिर अदर फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में थे मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मनी एज ए यूनिट ऑफ वैल्यू। उसके बाद हम सेकेंडरी फंक्शन में आते हैं तो आ जाता है मनी एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। उसके बाद आ जाता है मनी एज स्टोर ऑफ वैल्यू। उसके बाद फॉर ऑफ वैल्यू। जब उसके बाद हम कॉन्टीजेंट फंक्शन में आते हैं तो मनी एज ए मोस्ट लिक्विड फॉर लिक्विड असेट्स, बेसिस ऑफ द क्रेडिट सिस्टम और इक्वलाइजर ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। ये टोटल क्या हो गया, कॉन्टीजेंट के टोटल 5 फंक्शन है। जबकि अदर फंक्शन में 2 भाग में इसको कैटेगराइज किया गया है, हेल्पफुल
मेकिंग एंड मनी एज ए बेसिस ऑफ एडजस्टमेंट। ये था टोटल फंक्शन ऑफ मनी। यदि आपको इसमें समझने में कोई भी परेशानी आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में उसको जरूर उसके बारे में कमेंट कीजिए। यदि कोई परेशानी है तो मैं उसको जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इसका नोट्स मेरे आपके डिस्क्रिप्शन में, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।